नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह बहुत अच्छे होंगे। आपका परिवार, माता पिता एवं सभी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा भी दें तो आप परेशान ना हो। ये क्वेश्चन सीधे आपके पैटर्न पर, सिलेबस पर आधारित होंगे। बिना किसी भी ब्रेक के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है जब हमसे कहता है ये कथन किसने दिया, ये पुस्तक किसकी दी है, तो हमने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जाती है? हर गृहिणी, हर बहन, हर भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले कि उसका सिलेक्शन हो जाए, बाद में आप हमसे अलग भी हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली मुस्कान सिलेक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं सर यहाँ पर धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जाती है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। याद रखना मेरे भाई, किशोरावस्था एक जो एज होती है वो होती है दोस्तों 12 से 18 साल के बीच में होती है। जो प्रौढ़ावस्था एज होती है, इनका एज पूछ लेता है एग्जाम में, वो 18 से 60 साल होती है। और बाल्यावस्था जो होती है वो दोस्तों होती है 5 से 12 साल। और शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से होती है 5 साल। ये 4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा में हो गए। मिथ्या परिपक्वता की एज कही जाती है बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा झूठ बोलता है, इसी को गंदी अवस्था कहते हैं, खेल की अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आत्म केंद्रित, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित, आत्म मतलब होता है अपने अंदर की बात होती है, मैं खुद, आप खुद। तो अगर हम बात करें खुद के अंदर जो केंद्रित मन रहता है वो कैसा होगा भैया? अपनी बात किसी दूसरे को ना शेयर करे, अपनी बात अपने तक सीमित रहे, तो वो होता है दोस्तों अंतर्मुखी होता है। ठीक है, हमारे युंग महोदय यानी जुंग महोदय को इसीलिए जाना जाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगर क्वेश्चन में यह आए कि युंग महोदय ने कितने प्रकार में व्यक्तित्व को बांटा है, 3 प्रकार में, अंतर्मुखी, व्यक्ति और बहिर्मुखी और उभयमुखी में बांटा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि ये तीनों जो है किसने दिए हैं, तो आप आंसर लगाएंगे युंग। तो 3-4 तरीके के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, जो अपनी बात सभी को बता देता है तो उसमें क्या होगा? उसके मित्र ज़्यादा होंगे, वह दोस्तों बहिर्मुखी होगा और वो सामाजिक प्राणी होगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपका स्क्रीन पर, ये कहता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निवास करता है, यह कथन किसका है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉल महोदय, अरस्तु, स्ट्रैग या फिर वुडवर्थ। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वस्थ मस्तिष्क यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग बुजुर्ग भी हमारे कहते आए हैं हमेशा, और बाद बाकी बहुत सारे लोग भी कहते आए हैं, अध्यापक ने भी हम लोगों से कभी भी कहा होगा, घर में भी कहा होगा। लेकिन ये कहा किसने सर? ये कथन किसका है दोस्तों? ये है हमारा अरस्तु महोदय का। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई ये जो वुडवर्थ हैं, इन्होंने एक पद्धति दी है SOR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ऑर्गेनिज्म, यानी उद्दीपक, अनुक्रिया और जीव को इम्पोर्टेंट बताया। तो SOR पद्धति किसने दी है? वुडवर्थ ने। SR पद्धति दी है आपके थॉर्नडाइक ने। R पद्धति दी है, ये थॉर्नडाइक ने दी है। R पद्धति दी है स्किनर ने। और यस पद्धति दी है, यानी यस टाइप थ्योरी दी है, स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है, ये बताया है पावलाव ने। रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, ये बताया है स्किनर ने। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत दोनों इंपॉर्टेंट है, ये थॉर्नडाइक ने। लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, ये किसने बताया? ये बताया वुडवर्थ ने बताया। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर तो 2 चला जाएगा। ये वुडवर्थ से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है प्रारंभिक भाषा विकास बौद्धिक विकास का भविष्य वक्ता है, यह कथन किसका है? जेटसील्ड का, थॉम्सन का, हॉल का या फिर हिलगार्ड का? देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, क्योंकि यार ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेटसील्ड के द्वारा यहाँ पर इस कथन को दिया गया था। प्रारंभिक भाषा विकास में बौद्धिक विकास का, प्रारंभिक भाषा विकास बौद्धिक विकास का भविष्य वक्ता है। तो ये क्वेश्चन आपका है जेटसील्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ये दोनों कथन आपको 3 और 4 कथन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कथन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दिया है। अब हम चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में ट्रेंड करता है। चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
बहुत ही गजब के क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में बालकों के शिक्षा के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50, 51। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए भारतीय संविधान में जाना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी 36-51 में प्रावधान दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य अगर चाहेगा तो जनता को अधिकार मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड होते हैं राज्य सरकार के ऊपर। मूल अधिकार बाधयोग्य होते हैं, मूल अधिकार जनता के लिए होते हैं, जबकि राज्य नीति निर्देशक तत्व राज्य के अनुसार ही सारे कार्य सफल होते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें 36 से 51 के अंतर्गत जो आपका आता है अनुच्छेद, वो अंतर्गत आता है 45। ठीक है, 45 में क्या है कि 45 में ये कहा गया है बालकों की शिक्षा के विषय में यहाँ पर राज्य इंपॉर्टेंट तरीके से पहल करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है सृजनशीलता से संबंध है निस्तारण, अवरोध, मौलिकता, प्रवर्तन। बहुत बढ़िया गाइस, अगर हम बात करें, देखो आप सभी अच्छी तरीके से समझो कि मैंने सृजनात्मकता आपको पढ़ाया था या आपने कहीं से पढ़ के रखा है। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ो, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पहले क्वेश्चन करो। होता क्या है एक्चुअल में, सृजनशीलता से संबंध है। सृजनशीलता का मतलब पता है क्या है। सृजनशीलता का मतलब होता है कि कोई बच्चे में ऐसा गुण जो नया हो, क्रिएटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कोई और दूसरों से अलग करता हो, दूसरों से एक अलग एक भिन्न गुण ही आपका सृजनशीलता में जाता है। तो हम कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है वो क्या होता है सर, मौलिकता प्लस क्या होता है सर, उपयोगिता होता है। याद रखना है, ये आपका एक सिंबल होता है, एक सूत्र तरीके का होता है। तो इसमें यार सृजनशीलता में क्या है सर, मौलिकता का इंपॉर्टेंट है। मौलिकता में क्या होता है सर, इसका भी मतलब होता है कुछ न्यू, दूसरे से हटके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। सृजनशीलता बच्चे वाले बुद्धि की अगर हम बात करें तो उनकी बुद्धि हमेशा कैसी होती है सर, उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है मंद बुद्धि का मुख्य कारण क्या है। मंद बुद्धि से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 3 क्वेश्चन क्या बनेंगे, 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि मंद बुद्धि का कारण क्या है। वंशानुक्रम हो सकता है, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, यानी पूर्वजों से आपके गुण होते हैं। हो सकता है आपके परिवार में या आपके मातृ पक्ष से या पितृपक्ष में ऐसा कोई रहा हो कि जिसमें थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम रही हो। शारीरिक कारक हो सकता है, संवेगात्मक कारक हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ये तो मैंने आपको 4 ऑप्शन इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी बच्चा लगा लेता कि जिससे कोई भी बच्चा परेशान ना हो, एग्जाम में कोई भी ऑप्शन एक आए तो इनमें से लगा सके। तो यहाँ पर याद रखना है वंशानुक्रम का भी अहम हिस्सा होता है मंदबुद्धि में, और शारीरिक कारक या संवेगात्मक कारक जो इमोशंस होते हैं उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा कारक होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ मंदबुद्धि वाला बच्चा का जो IQ होता है, इंटेलिजेंस जो है क्यूसेंट, इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्यूसेंट, IQ कितना होता है। तो IQ कितना होता है सर, 70 से कम होता है। क्या होता है, 70 से कम होता है। और 140 से प्लस वाला कितने में होता है, प्रतिभाशाली होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपका ये रहा। कह रहा है प्रौढ़ की अपेक्षा बालकों में खेल की विशेषताएं हैं। हमने आपसे कहा कि प्रौढ़ की एज जो होती है वो प्रौढ़ की एज होती है 18 से 60, और इसके जो पहले वाली जो एज होती है 12 से 60 वो कहते हैं हम सर किशोरावस्था को। ये होती है प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं। लेकिन अपेक्षा बालकों में खेल की विशेषताएं हैं, परंपराओं से प्रभावित होती हैं। खिलौना अवस्थाओं की बात करते हैं, बालकों में खेल की विशेषताएं, तो यार सिंपल सी बात है, दिवा स्वप्न की बात आती है बालकों में। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना वाला ही नहीं था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला है। ये रहा 9 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है इनमें से बहुत तेज़ी से वीडियो को ख़त्म करेंगे, बस बने रहिए साथ में। अधूरा काम कभी नहीं करना चाहिए मेरे भाई। अधूरा ज्ञान, अधूरा खाना, अधूरा कोई भी वर्क, अधूरा पाठ पढ़ना किताब से, अधूरा सोना, सब कुछ हानिकारक होता है। इनमें से कौन खेल का आधार नहीं है। खेल के स्थान के आधार पर, देखो खेल का स्थान बहुत ही बड़ा मैटर करता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। खेल के स्थान के आधार पर, खेल साथियों की संख्या के आधार पर, अगर खेल के साथी नहीं है तो भाई आधार कैसे, आधार ये भी नहीं आंसर होगा, क्योंकि खेल के साथी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अकेले तो खेल नहीं खेल सकते हो। अगर हम कहें कि शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर, तो शारीरिक रूप से भी आप क्या होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थ होने चाहिए। विकलांगता या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे खेल में भाग ना ले पाओ आप, और आप हीन भावना के शिकार हो। सक्रियता, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए।
रोमांचक प्रदर्शन के आधार पर यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खेल का आधार नहीं है, रोमांचक प्रदर्शन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है रोमांचक प्रदर्शन यहाँ पर भूमिका निभाए, लेकिन स्थान जरूरी है, साथियों की संख्या जरूरी है, आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, नहीं तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलत लगा के आए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, और 10 रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव क्रियाओं में किन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है? जब भी हम दोस्तों मानव क्रियाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं किन कारकों का प्रभाव हमेशा रहता है? व्यवहार, बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं, या फिर आल एवं। जब भी हम कहते हैं मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उनके कारकों में उनके क्या विघ्न उपस्थित करता है, तो मैं कहता हूं व्यवहार अगर अच्छा है तो अच्छा माहौल, खराब है तो खराब। बाहरी वातावरण बिल्कुल करेगा, संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं तो ये सभी करेगा, और ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 4 के साथ चला जाएगा। मुझे पता है कि आपने लगभग 4 से ज़्यादा क्वेश्चन 10 में से सही कर लिए होंगे, या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए होंगे, या 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। फिलहाल अब देखते हैं आगे का स्कोर आपका क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक हम लेते हैं यहाँ पर कथन, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पर। कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन लॉक किया जाए? यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बताऊंगा, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इस बार भी इन 3 में से एक आने की संभावना है। कहता है अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, इंग्लिश में कहते हैं उसको लर्निंग, ठीक है। और अधिगम के संबंधी में बहुत सारे नियम लोगों ने दिए, महान मनोवैज्ञानिक ने दिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो गेट्स। देखो इसकी ट्रिक क्या है, जब भी हम आपको बताते हैं प्रशिक्षण वर्ड आए तो आपको गेट्स मार देना है। प्रशिक्षण वर्ड आए तो आपको गेट्स मार देना है। पहली परिभाषा तो ये आएगी। दूसरा परिभाषा आपको, जब भी आपके परिभाषा में अधिगम में संबंधी में आपको व्यवहार परिभाषा आए तो व्यवहार में आपको मार देना है गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड मार देना है। यानी अगर हम आपको ट्रिक से याद करवाएं, आपसे क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ये किसने कहा था? परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये अधिगम है दोस्तों, ये कहा था गिलफोर्ड ने। अच्छा, गिलफोर्ड लिखा है, यहाँ पर फोर्ड लिखे दे रहे हैं। गिलफोर्ड को मतलब हम कह सकते हैं गालफोर्ड। अगर व्यवहार आप अच्छा नहीं करोगे तो भाई, अच्छा नहीं करोगे तो वो गाल फोड़ देगा कोई। तो इसलिए व्यवहार में परिवर्तन अगर करना है तो भैया सही तरीके से करना। तो भाई जब भी आपसे पूछे कि प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन तो गेट्स, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो गिलफोर्ड। और आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का जो मनुष्य है, कहता है कि अधिगम सीखने की उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। जब भी उत्तरोत्तर वर्ड आए तो स्किनर मार देना है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा कथन मनु का है? इनमें से कौन सा कथन मनु का है? अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। पिता की श्रद्धा से बालक मध्य जगत को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के प्रति श्रद्धा जो है ब्रह्मांड जगत को प्राप्त करता है। ये तीनों ऑप्शंस आपको अच्छी तरीके से पता रखने हैं कि बालक पिता से, माता से और शिक्षक से क्या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, मनु के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। आदर्श अध्यापक का गुण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आदर्श अध्यापक का गुण नहीं है संबोधन, मानसिक निष्पक्षता, विवाद या सहानुभूति। एक अच्छे अध्यापक अगर आप बन के जाते हैं या जाती हैं अध्यापिका अगले साल तक, जो वीडियो देख रहे हैं सभी बहन भाई, तो अगर क्या नहीं होना चाहिए आप में? आप कहोगे सर मेरे में संबोधन, मानसिक निष्पक्षता और सहानुभूति तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी लिमिट समय तक होनी चाहिए। भाई अगर हम आपसे कहें कि सहानुभूति ज़्यादा अगर हो तो वो भी खराब है, लेकिन विवाद आप में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी बच्चा आए तो उसको जो है उससे विवाद करने लगो, या फिर टीचरों से विवाद करने लगो, तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है आपसे कि भाई ये बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा? हमसे कह रहा है रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 2, 3। तो इस क्वेश्चन को केवल याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि रॉस ने संवेग को 3 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ 3 भागों में बांटा है। रॉस की अगर हम बात करें, संवेग की अगर हम बात करें, तो एक सिद्धांत है संवेगात्मक सिद्धांत। क्या है? संवेगात्मक सिद्धांत है दोस्तों, याद रखना है। संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है विलियम मैकडूगल ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है निर्धनता है एक सामाजिक समस्या है, एक धार्मिक समस्या है, या फिर ए बी दोनों हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई निर्धनता क्या है, एक सामाजिक समस्या, एक धार्मिक समस्या, दोनों चीज़ों से रिलेट करता है क्या? निर्धनता एक धार्मिक समस्या भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भैया, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है।
धार्मिक समस्या हो सकती है क्या? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। निर्धनता एक सामाजिक समस्या है, धार्मिक समस्या है। तो अब बच्चे ये कहेंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बच्चे कहेंगे सर भैया ये नहीं जा सकता है, भाई ये नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि धर्म और समाज एक ही दो पहलू के सिक्के हैं, और सी टेट आपको मारता है यहाँ पर क्या? सी टेट ऑप्शन नंबर 3 को ही हमेशा मारता है। लेकिन अगर देखा जाए तो निर्धनता समाज से जुड़ी होती है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी होती है, होना चाहिए फर्स्ट, लेकिन सी टेट आंसर क्या मारता है? 3, और कहता है कि भाई ये दोनों पहलू एक ही हिस्से के हैं, पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। तो दोनों दिमाग में रखना है। क्या रखना है? जब अगर सामाजिक पहलू ऑप्शन में हो और निर्धनता ना हो तो सामाजिक मार देना है, और अगर दोनों हो तो दोनों मार देना है। क्वेश्चन नंबर 16। एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है आपसे और कहता है उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है, वह दुष्ट है, वह प्रतिभाशाली है, वह असामान्य है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड में आंसर आप मारोगे। तो अगर बच्चा कोई बार बार प्रश्न पूछता है तो उसकी जिज्ञासुता को ख़त्म करना किसका काम है? ये तो माता पिता घर में काम है, ये समाज में लोगों का काम है, या फिर विद्यालय में एक शिक्षक का कार्य है। तो अगर ऐसा बच्चा है तो भैया वो एक जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, टॉर्च में सेल डालने से टॉर्च क्यों जलती है, क्या बिना सेल से नहीं जल सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बच्चा बार बार पूछेगा तो जिज्ञासु रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा सामान्यतः सृजनशील बालक की बुद्धि होती है। सामान्यतः सृजनशील बालक, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता होता है। मैंने कहा कोई बच्चा दूसरों से अलग होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, वही सृजनशील होता है, कुछ नया होता है। सामान्यतः सृजनशील बालकों की बुद्धि दोस्तों कैसी होती है? वो हमेशा आपको लगाना है, उच्च लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये रहा। कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? जब भी हम कहते हैं भैया ये बताओ उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह देते हो सर थॉर्नडाइक ने। मैं आपसे कहता हूँ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, आप कह देते हो कोहलर ने। मैं कहता हूँ क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आप कहते हो सर स्किनर ने। ठीक है, और आप कहते हो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बोले तो पावलोव। ठीक है, अब हम कहते हैं सर मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। और आप ये भी कहते हो कि भाई ये बताओ संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल ने। और एक और सिद्धांत कहता है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, वो कहते हो आप सर पियाजे ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल 2 के साथ चला जाएगा, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 19 वातावरण का प्रकार है। वातावरण की जब भी हम बात करते हैं, प्राकृतिक वातावरण होता है, नेचुरलिटी की बात होती है, संवेगात्मक इमोशंस से रिलेट करता है, मानसिक वातावरण तो हम जब भी कहते हैं मनोविज्ञान में तो इन सभी को लेते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, पावलोव का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है घंटी आवाज़ कैसा उद्दीपक है? उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, बोले तो लक्ष्य। जब रेस्पॉन्स यानी जब कोई प्राणी क्रिया करता है तो उनके बीच में जो बनने वाला संबंध वो कहलाता है अनुबंधन कहलाता है। और अनुबंधन के जनक दोस्तों कहे जाते हैं पावलोव। और ये पावलोव से ही क्वेश्चन है, घंटी कैसा उद्दीपक है? तो घंटी जब बजाएंगे तो कुत्ते के मुंह में लार आएगी तो वो हो जाएगा हमारा अप्राकृतिक हो जाएगा, न कि दोनों होगा अप्राकृतिक। अब जैसे अगर खाना दिखा दो, अगर यहाँ लिखा होता भोजन से भोजन जो है कैसा उद्दीपक है तो वो प्राकृतिक हो जाता, और यहाँ पर घंटी कैसा है तो अप्राकृतिक हो जाएगा। स्टिमुलस की बात करी थी, कुत्ता भोजन को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, उनके बीच में जो आपका अनुबंधन बनता है वही आपका अनुबंधन। और इनके सिद्धांत के लिए 1904 में पावलोव साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। शास्त्रीय अनुबंधन भी इस सिद्धांत को कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसने दिया? पावलोव ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस वर्ष में शिशु छोटे छोटे शब्दों में चीज़ों को बोलता है? शिशु छोटे छोटे शब्दों को चीज़ों में बोलता है। अगर हम बात आपसे कहें कि भाई ऑप्शन नंबर आपके पास है 4, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, तो यार याद रखो कि जो शिशु की बात करते हैं तो हम 5 साल के अंदर की बात करते हैं, ठीक है ना। लगभग हम आपसे कहते हैं कि जो शिशु होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि शैशव काल की बात करें तो 0 से 3 साल भी आ जाता है, लेकिन अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो 5 साल तक की हम बात कर लेते हैं। 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा छोटे छोटे शब्दों में, ऑप्शन नंबर 3 के साथ प्रथम वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे शब्दों की बात कर रहे हैं हम, वाक्य नहीं बोल रहे हैं।
छोटे छोटे शब्दों की बात कर रहा है, आपका प्रथम वर्ष में स्टार्ट कर देता है। पहले 1 साल का बच्चा भी, आज देखते हो 2 साल का बच्चा दौड़ता है, आप देखते हो ना। इस समय की बात अगर करूं तो 2 साल का बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वो बोलने भी लगता है, ठीक है। और हमसे तो ये कह रहा है कि भाई छोटे छोटे शब्द में ही बात करें, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कह रहा है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है, कहता है सीखने का वह मॉडल, क्या बैंकिंग मॉडल है, रचनावादी मॉडल है, या फिर प्रोग्रामिंग मॉडल है, या लर्निंग मॉडल है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है भाई, इस तरीके की बात करता है तो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, तो भाई वो तो रचनावादी के साथ चला जाएगा। रचनावादी के साथ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। और सृजनशीलता वाले बच्चे में बुद्धि कैसी होती है, उच्च होती है। सृजनशील बालक में क्या इंपॉर्टेंट है, मौलिकता प्लस उपयोगिता इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल 2 के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रहा स्क्रीन पर। ये कौन सी आयु नैतिक व्यवहार की आधारशिला है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नैतिक व्यवहार बच्चा कब करता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जो नैतिक व्यवहार की आधारशिला है। 3 से 4, 5 से 7, 4 से 8, 2 से 3। आधारशिला का मतलब होता है कि एक मकान जो होता है वो नींव पर डिपेंड करता है। अगर उसकी नींव मजबूत है तो मकान वर्षों चलेगा। अगर बच्चे का नैतिक व्यवहार यानी उसके आधार मजबूत है, उसकी आधारशिला स्टार्टिंग से मजबूत है, तो बच्चा हमेशा लोगों के साथ सत्कार से पेश आएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। 3 से 4 वर्ष का जो है बच्चा यहाँ पर नैतिक अवस्था के लिए आधारशिला माना गया है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा ही जो है ज़बरदस्त ऑप्शन दिए थे, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 5, 7। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका रहा स्क्रीन पर। ये कहता है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह विचार किसका है। अगर इस तरीके का आपसे बात करें, व्यक्तित्व, विचार, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, तो दोस्तों वोरिंग, मन, वैलेंटाइन और कैटल। इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक है आपके पास? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए। तो एक व्यक्ति की बात करें तो हम कहते हैं जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन यानी वेल, अगर आपके जो है आपका पर्सनालिटी वेल है, आपका पर्सनालिटी बहुत ही वेल है, और इन माने होता है मैं, और पर्सनालिटी अच्छी है किसके अंदर, किन में है, मैं, व्यक्ति में है। तो व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये सभी किस में हो सकता है, अच्छा सब कुछ ये क्या हो सकता है, पर्सनालिटी एक व्यक्ति के अंदर होता है। तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। तो थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। बताएंगे, कह रहा तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्ति करता है। जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है, शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्ति करता है। जब भी बच्चा पैदा होता है कितने दिन के अंदर करने लगता है, 30 दिन के अंदर। टॉर्च डाली आपने और उसके मुंह पे जो है वो एकदम चकाचौंध होने लगता है। ऐसा कब होता है, कब होता है ऐसा? जब बच्चा तुरंत पैदा हो, उसके टॉर्च डालो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सचेत होता है। जैसे ही अगर आप टॉर्च डालोगे तो वो एकदम से घुमा के देखेगा कि वही रोशनी किधर से आ रही, तो वो सचेत एकदम हो जाता है। तो दोस्तों वो हो जाता है 30 दिन के अंदर। बच्चा 30 दिन का जब होता है तो ये सब काम होने लगता है, इंद्रियां थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती हैं, क्योंकि भाई विकास तो हमेशा चलता रहता है। सेकेंडों में विकास कुछ ना कुछ डेवलप होता ही रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ली है एक हमने पुस्तक, और क्वेश्चन नंबर 26 रहा ये माइक्रो टीचिंग ए डिस्क्रिप्शन बुक के लेखक कौन है। एलन एंड रियान, प्रोफेसर ब्लूम की बात करते हैं। दोस्तों हमने ब्लूम का सिद्धांत आपको टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण का सिद्धांत 1856 ईस्वी वाला सही तरीके से बताया था। गेस की बात करें, टेवर की बात करें, एलन और रियान जो है आपका क्या हो जाएगा, एलन और रियान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग और डिस्क्रिप्शन बुक के लेखक कौन है, एलन और रियान हो जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें 27, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। पृथक्करण, सूक्ष्मता, संचरण या फिर आचरण या फिर शिक्षक। देखो संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, जब हम इमेज को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, एक आपके पास फोटो होती है खुद की, वही दोस्तों एक तरीके का समझ लो ये संप्रत्यय का मतलब होता है फोटो। क्लियर, याद रखना। संप्रत्यय का निर्माण क्या होता है, प्रथम जो सोपान होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सिर्फ पृथक्करण होता है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28,
जन्म के समय शिशु में सामाजिकता होती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ कि आपके अगर कभी भी बच्चा पैदा हुआ हो या फिर आपके पड़ोस में पैदा हुआ हो तो आप ये समझो पहले क्या है। तो देखिएगा, जन्म के समय शिशु में सामाजिकता होती है, या अपने आप खुद पे ही डिपेंड करो कि खुद जब बच्चे थे तो जब जन्म हुआ आपका और आप शिशु थे तो आप में क्या लगता है, शिशु थे तो उसमें सामाजिकता उस समय थी या अब हुई है। तो आप कहोगे धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो हम कहेंगे सामाजिकता मेरे धीरे धीरे यहाँ पर परिवार से आई है, समाज में गया तो उससे मिली है, विद्यालय में गया खेला, ठीक है ना, और हमने देखा कि भाई मैदान होता है उसके साथ में बच्चों के साथ में रहा, अभिव्यक्ति जानी, और कहेंगे कि सामाजिकता का विकास हुआ। तो मैं कहूँगा कि जन्म के समय तो ये बिल्कुल क्या होती है, लगभग क्या होती है सर, शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बच्चा होता है ना तो नैतिक गुण लेकर आता है, ना ही सामाजिकता को लेकर आता है। बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है, कोरा मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। बुद्धि को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन है? वंशानुक्रम, वातावरण और एक और दो दोनों, या खान पान। तो देखिएगा, बुद्धि को निर्धारित करने वाला हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों होते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, बराबर होता है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व होता है। ये सूत्र किसने दिया है सर? ये सूत्र दिया है वुडवर्थ ने दिया है, ये भी आपको याद रखना। वुडवर्थ ने SOR पद्धति भी दी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और ऑर्गेनिज्म, यानी आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 30, और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे इस होमवर्क में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन रहता है, अंतरण का मतलब होता है कि भाई स्थानांतरण आप कह सकते हो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 30 में, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही गजब के क्वेश्चंस थे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है पूरे वीडियोस में, मैंने ये नहीं कहा लाइक कर दो। गुरुजी वर्ल्ड 2.0 आपका परिवार है, दूसरा परिवार है, इसको सब्सक्राइब फटाफट कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस आपके सिलेक्शन तक थमेंगे नहीं। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, वले तो जिंदाबाद।